हेलो, मैं फ़ारूक सैफ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मज़हब की तब्दीली को, यानी जबरी मज़हब की तब्दीली और जबरी शादी को जो नाबालिग मसीही और हिंदू बच्चियों की कर दी जाती है, इसको कैसे रोकें। अभी तक तो फ़िलहाल हमें हुकूमत किसी तौर पर इसको रोकते हुए इस मसीही और हिंदू बच्चियों की हिफाजत करते हुए कहीं दिखाई नहीं देती। हालिया ही हमारे पाकिस्तान के मजहबी अमूर के जो मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि एज रिस्ट्रिक्शंस, इस्लाम में आने के लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं, यानी कि 6 साल, 12 साल, 10 साल, 11 साल की बच्ची भी या बच्चा भी इस्लाम कबूल कर सकता है। ये एक ऐसा मसला बन गया है जिसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा। इसी उन्वान से हमने आज मदऊ किया है अपने साथ पुष्पा कुमारी साहिबा को। पुष्पा कुमारी साहिबा सिंध की एक बहादुर बेटी हैं जो अपनी बहनों बच्चियों के लिए जिनको जबरन मज़हब की तब्दीली और जबरन शादी कर दी जाती है, उनके ख़िलाफ़ एक बड़ी आवाज़ है। ये हुकूमत सिंध की ह्यूमन राइट कमेटी की मेंबर्स भी हैं और इंटरनेशनल और नेशनल फोरम्स पर इस मसले को उजागर किया। तो हम दावत देते हैं वाया जूम मिस पुष्पा कुमारी साहिबा को। वेलकम पुष्पा कुमारी साहिबा, आपका इस प्रोग्राम में जो हम कर रहे हैं ये एक सीरीज का हिस्सा है जिसमें हम ये फाइंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं क्यों पाकिस्तान में मजहबी अक़लियती बच्चियों जो नाबालिग हैं उनकी जबरन इस्लाम में तब्दीली, मजहब की तब्दीली और जबरन शादियों की ये जो रफ्तार है इसमें शिद्दत इख्तियार कर गया ये और ये रफ्तार बढ़ गई है एकदम। तो हम जानना चाहेंगे, चूंकि आप एक हिंदू एक्टिविस्ट हैं और हिंदू कम्युनिटी के लिए भी काम करती हैं और दीगर कम्युनिटीज़ के लिए भी काम करती हैं, तो हम ये जानने की आज कोशिश करेंगे आपसे कि क्या मुहरकात हैं, क्या इसका तदारुक किया जा सकता है और किस तरह हम मुकम्मल इकट्ठे होकर इस चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू इन दिस प्रोग्राम। थैंक यू पुष्पा कुमारी साहिबा कि आपने अपने वक्त में से हमें कुछ वक्त अता फरमाया। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? पुष्पा जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, आवाज़ आ रही है, लेकिन काफ़ी इंटरप्शन है, लेकिन आवाज़ आ रही है। इंटरप्ट हो रहे हैं आप काफ़ी, मतलब चले फिर आप आई अपना डोंट नो कैमरा ऑफ व्हाट्स कर द दीजिए, कैमरा ऑफ कर दीजिए आप अपना। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा, बतौर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आपकी क्या राय है कि क्यों कम उम्र लड़कियों के अगवा के वाकयात में खातर खा इजाफा हुआ? ये क्या मुहरकात हो सकती हैं? देखें, अब इसमें मुख्तलिफ फैक्टर हो सकते हैं। जैसे कि कम उम्री की आपने जैसे पूछा कि शादी के, एक तो हमारा जो कस्टम है या जो कल्चर है, ओवरऑल जो सिंध का कल्चर है, या फिर उसमें अगर हम चले जाएं जो हमारे अपने जो हिंदू कम्युनिटी है या वो कम्युनिटीज जो स्पेशली जिनको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनली हमें शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, उनमें ये एक तरह का कस्टम भी है और कल्चर भी है कि वो कम उम्री की शादियां उनमें उनके कल्चर में शुमार होती हैं। दूसरी बात ये कि वो कम्युनिटीज जो हैं वो काफी उनका जो पुअर हैं और वो गरीब तबका है या फिर उसको हम मार्जिनलाइज या वल्नरेबल तबका कह सकते हैं। तो उनके पास यही एक वो होता है कि आप शादी जो है एक बच्ची जो है 12-13 साल की हो जाए तो फिर उसको ये सोचते हैं कि इसकी शादी कर देनी चाहिए ताकि उन काफ़ी जगहों पे उनको एक तरह से सेल भी किया जाता है, उनकी खरीदो-फरोख्त भी होती है, जो बिल्कुल लोअर कास्ट है, जैसे जंदावड़ा कम्युनिटी है या गुरगुला कम्युनिटी है या एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़, उनमें उनको सेल भी किया जाता है ताकि वो उनको एक तरह से कुछ अमाउंट मिल जाए। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि उसमें अ, एक तरह का फ़ियर भी शुमार होता है कि वो एक इस फ़ियर में भी रहते हैं कि क्योंकि वो कम्युनिटीज़ माइग्रेशन करती रहती हैं एक जगह से दूसरी जगह, और इसके अलावा वो कम्युनिटीज़ का एक्सपोज़र यूँ होता है कि वो ज़्यादातर फार्मर्स हैं, फ्यूडल क्लास के। तो उनको ये भी खौफ एक तरह से
रहता है कि हमारी बच्ची जो है वो उनकी एक्सपोज हो जाएगी, या फिर जो फ्यूडल क्लास है उससे उनकी नजर में ना आ जाएं, तो वो ये सोचते हैं कि इनकी शादी कर देनी चाहिए। तो एक तरह का ये एक फैक्टर भी है। तीसरा एक और अहम फैक्टर ये है कि कन्वर्जन जो है आजकल डे बाय डे ज्यादा हो रहे हैं। अभी इस मंथ में 4 बच्चियां कन्वर्ट हो चुकी हैं, जिसमें अभी रिसेंटली मेरे जहाँ मैं रहती हूँ हैदराबाद, इसके साथ ही रूरल एक इलाका है, वहां पे एक कोली कच्ची कम्युनिटी की बच्ची जो है, जिसका अभी तक पता नहीं चला है कि वो कहाँ है। और एक कोठड़ी से बच्ची है हैदराबाद रूरल के साइड पे जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम कविता है। वो उसका अभी तक मालूम नहीं है, उसको 15 डेज हो चुके हैं, अभी तक मालूम नहीं है कि वो कहाँ है। चौथी जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि कोट डीजी शहर से, इनका 2 दिन पहले ये गायब हुई थी और आज उनका वो शमा बन गई हैं, फातिमा बन गई हैं। तो इस तरह के जो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये भी एक तरह से सोसाइटी में या फिर वो कम्युनिटीज जो वल्नरेबल हैं उनमें एक तरह का फियर पैदा होता है। तो वो भी कोशिश करते हैं कि वो अर्ली चाइल्ड मैरिज की तरफ चले जाते हैं, कम उम्री की शादियां। और तीसरा ये कि जो चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट 2013 का, वो एक ट्रू स्पिरिट में वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, और काफी जगहों पे लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कम्युनिटी में कि 18 ईयर से बिलो एज जो है वो आपकी वो शादी नहीं करनी चाहिए, एक तरह का आपका कानूनन जुर्म है। तो ये एक अवेयरनेस भी नहीं है। और दूसरी एक और अहम बात कि काफी जगहों पे पुलिस जो है वो अपना एक तरह से किरदार अदा नहीं करती है। जब ये कम उम्र की शादियां जब होती हैं तो वो ये कहते हैं कि ये इनका अपना एक कल्चर है। जी। ये बड़ा एक अहम नुक्ता है कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट की जो एजेंसीज हैं वो प्रॉपरली अपनी ड्यूटीज को अंजाम नहीं देती कि इस चीज को रोका जा सके। ठीक है। और मैं एक इसमें एडिशन करते हुए एक बात पूछना चाहूंगा आपसे। ये हालिया 2020 में और 2021 में आपके मुताबिक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त तक कितनी हिंदू बच्चियों को जबरन कबूल इस्लाम और उनकी शादियां की गई? आपके पास कोई स्टैटिस्टिक्स होंगे इसके? इस तरह सच कोई जो पुलिस से जराए हैं उनसे तो रिपोर्टेड जिस तरह के केस हुए हैं घोटकी, मीरपुर, माथेलो और इस जगहों पे जो हम लोगों ने कुछ सर्वे किए थे एज ए कमीशन, जो है हम लोगों ने वहाँ पे एक वर्कशॉप, एक कंसल्टेटिव मीटिंग भी बुलाई थी। तो उसमें हमें मालूम हुआ था कि 10 to 12 जो बच्चियां हैं वो किडनैप हुई थी, लेकिन उसमें भी उन्होंने उसको डिस्पोज ऑफ इस तरह किया कि वो फिर अपनी स्टेटमेंट जब कोर्ट में दे देती हैं कि हम अपनी मर्जी से गए हैं, तो फिर वो उसको उस तरह नहीं लेते हैं कि इनकी किडनैप हुई है। क्योंकि एक तरह से जब वो अंडर एज या माइनर गर्ल होती है तो उसमें भी पुलिस जो है वो ये कहते हैं कि इनकी मेडिकल या इंक्वायरी होगी या मेडिकल इनकी होनी चाहिए, तो वो उस तरफ भी नहीं जाते हैं। दूसरा ये कि जो आपके दारुल अमान है वहां भी उनको वालिदैन से नहीं मिलने दिया जाता। तो मेरा जो मोहतात एक अंदाजा है, या मैं उसको एक तरह से उसको बिल्कुल श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में 21 से 22 लड़कियां जो हैं वो इस वक्त इस 2021 से जनवरी टू इस वक्त जो है ना 22 से 23 लड़कियां हो चुकी हैं उनमें माइनर कन्वर्जन में। कितनी बच्चियां हो और सकती हैं? माइनर दो, इसमें 3 तो क्रिश्चियंस हैं, जिसमें एक आरजू राजा का केस हुआ था बहुत मशहूर, वो माइनर गर्ल थी। इसके अलावा जो है कांता एक बच्ची है कराची की, वो माइनर गर्ल में शुमार होती है। और क्योंकि उनके जो बेफाम है वो बने नहीं होते हैं, नादरा से जो एक तो वल्नरेबल और वो कम्युनिटीज हैं उनके बेफाम नहीं बने होते हैं, तो जब वो कन्वर्ट हो जाती हैं तो उस वक्त उनके बेफाम बनाए जाते हैं कि ये 18 ईयर्स की हैं, तो उसी दिन उनके बेफाम नादरा से बन जाते हैं। एग्जैक्टली। उससे पहले उनके बेफाम नहीं होते हैं। तो जब आप ये, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक इशू है। तो मेरे ख्याल में 23 से 24 जो बच्चियां हैं मेरे अंदाजे के मुताबिक इस 6 मंथ में हो चुकी हैं। ओके। लेकिन HRCP, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अपनी रीसेंट रिपोर्ट जो 2020 की वो रिलीज करते हैं उसमें वो कहते हैं HRCP डॉक्यूमेंटेड at least 31 forced conversions in 2020, 6 of which involved minors। जबकि मेरे अंदाजे के मुताबिक जो हमने सोशल मीडिया पर भी देखा और डिफरेंट जराये से भी हमारे पास भी खबरें आई, ये 6 से ज्यादा बच्चियां थी जो माइनर थी। ठीक है।
लेकिन यहाँ पर जी डॉक्यूमेंटेड अगर HRCP करता है तो वो 6 मेंशन करता है कि माइनर बच्चियां थी, बाकी एडल्ट थी। ये क्यों? जी क्या जी डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है या बता अ, जी प्लीज। मेरे ख्याल में इसमें जो मैं जितना जान पाई हूँ या मैंने जितने सर्वे किए हैं एज ए एक्टिविस्ट या फिर एज ए कमीशन, जहाँ जहाँ मैंने 23 केसेस के करीब जितने भी, वो मेरे खुद के रिपोर्ट है। इसके अलावा आप अगर कहते हैं कि 32 से केसेस जो HRCP ने डॉक्यूमेंटेशन की है 2020 की और 21 की, मैं आपको 21 का डेटा बता रही हूँ, 20 का नहीं बता रही। तो माइनर गर्ल जो जो मैं जिनमें खुद भी मौजूद थी और वहाँ पे कोर्ट में मौजूद थी, वो तो मुझे जितने पता है 5 केसेस में मैं खुद वहाँ मौजूद थी, जिसमें एक बच्ची थी हालांकि मोनिका, जो 1.5 ईयर हो चुका है उसको, वो 11 ईयर्स की उस वक्त उसके पेरेंट्स ने कहा कि ये 11 ईयर्स की है, लेकिन जब उसके जो अक्यूज था उसको सजा हो गई और वो बच्ची जो है वापस अपने घर चली गई और मेडिकल के बाद उसको वापस भेज दिया गया। आफ्टर 1 ईयर शी वाज अगेन किडनैप बाय सेम पर्सन मोनिका फ्रॉम लालो की हाला। बात कर रहे हैं आप ना? जो जी मोनिका मोनिका की मैं बात कर रही हूँ, वो उसी जो अक्यूज था उसने आफ्टर जेल से रहा होने के बाद उसको दोबारा किडनैप किया। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं कि आफ्टर वो जो है वो वल्नेरेबल इतने हैं, एक्सपोज इतने हैं, वो जो पेरेंट्स हैं उनके पास इतना फाइनेंशियल असिस्टेंट या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें या अपने आप को कैमोफ्लेज कर सकें या कुछ अपने आप को अंडरग्राउंड कर सकते हैं, इस तरह की कोई उनके या प्रोटेक्शन हो स्टेट की तरफ से। तो मैं समझती हूँ कि स्टेट को ऑन करना चाहिए एज ए पाकिस्तानी सिटीजन, उनको उनकी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि पेरेंट्स वो एक तरह से फियर में और थ्रेट्स में भी रहते हैं, उनको थ्रेट्स एग्जैक्टली बहुत ज्यादा एग्जैक्टली, मिलते वेरी हैं। वेरी वैलिड पॉइंट। ये पेरेंट्स अ, माइनॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से मुसलसल थ्रेट में रहते हैं अगर ऐसा कोई वाकया हो जाए तो, क्योंकि उनके साथ होने वाले क्योंकि लोग। मैं जी जी प्लीज। मैंने 2 केसेस यहाँ हैदराबाद में, एक कम्युनिटी है भील कम्युनिटी, उस बच्ची के पेरेंट्स से जब मिली थी तो वो बहुत ही गरीब, मतलब कि उसकी जो मदर है वो बाहर कागज चुनने का या बेगर कह सकते हैं वो काम करती हैं, उसके जो फादर हैं वो बेगर मतलब एक तरह के जो मजदूरी या उसके लेबर में आते हैं वो काम करते हैं। लेकिन उसकी एक ही बेटी थी, लेकिन उस बेटी को वो घर पे छोड़ के जाते थे और शी वाज 12 इयर्स ऑफ एज। आफ्टर दैट शी किडनैप। उसकी मदर से मैं अभी रिसेंटली मिली थी तो वो मेंटली वो डिस्टर्ब थी और अब उसके पास मतलब उसको ये सोचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, इसके अलावा वो कुछ सोच ही नहीं पा रही थी ना उसको। मतलब एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है आफ्टर 1 ईयर। मैं रिसेंटली उससे मिली हूँ तो उनकी प्रोटेक्शन या मेडिकल जो पेरेंट्स हैं उनकी मेडिकली जो ट्रीटेड हो या काउंसलिंग हो वो नहीं होती है। तो एक तरह से हम लोग बहुत ज्यादा एक फियर उस कंडीशन में ये लोग रहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर इनके लिए भी कुछ प्रोटेक्शन या कुछ ऐसी फाइनेंशियल, अब जिस तरह आपको मालूम है कि मियाँ मिट्ठू और मियाँ अयूब जान सरहदी जो हैं वो बहुत बड़े यहाँ के एक शेल्टर होम प्रोवाइड करते हैं जो कन्वर्जन की तरफ कपल होते हैं, तो वो एक शेल्टर फॉर्म करते हैं। इस तरह का शेल्टर उन कम्युनिटीज के लिए अगर स्टेट फराम करे तो मैं समझती हूँ कि ये कन्वर्जन रुक सकता है, इसके हम इस पे एक रोक लगा सकते हैं। मेरा यहीं से सवाल एक दूसरा ये कि चाइल्ड डिस्टेंट एक्ट अगर वो जी जी जी, जी मेरा यहीं पर इसी नुक्ते पर मियां मिट्ठू जैसे शख्सियात के ऊपर क्वेश्चन कि क्या कभी सिंध हुकूमत ने जानते हुए, हत्ता कि पीपल्स पार्टी एक लिबरल ऑर्गेनाइजेशन, एक ह्यूमन राइट को फॉलो करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है और बहुत समझ रखते हैं, जब से बिलावल आए तो वो नेचुरली इन चीज़ों को मजीद अच्छे तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी जो सिंध में गुज़िश्ता कई दहाइयों से मुसलसल हुकूमत में है, क्या वो कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहती या उनको बोला ही नहीं गया या अभी तक कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं किया गया हिंदू कम्युनिटी की तरफ से कि देखें ये एक मुनज़्ज़म ग्रोह है जो इस तरह नाबालिग बच्चियों को बालिग ज़ाहिर करके उनको कबूल इस्लाम करवा के उनकी शादियां करवाते हैं।
तो क्या इस नुक्ते पर हुकूमत सिंध कोई एक्शन लेना या कोई कार्रवाई करना चाहती है या नहीं? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जहाँ तक बात है तो वो बड़ी प्रो वुमेन लॉज उसने लाए हैं। मुख्तलिफ 2011 के ऑनर किलिंग का एक लॉ लाए हैं, एसिड थ्रोइंग के एक लॉ लाए हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रो वुमेन लॉज उन्होंने बहुत अच्छे, चाइल्ड रिस्ट्रिक्ट एक्ट जो है सिर्फ पूरे पाकिस्तान में नहीं है लेकिन सिंध में मौजूद है। तो मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट बड़ी सीरियस है इस मामले में और वो कोशिश भी कर रही है। और अभी प्रीवियस ईयर जो है फेडरल गवर्नमेंट ने भी एक पार्लिमानी कमेटी बनाई थी। तो मेरे ख्याल में एक इंटरनेशनल प्रेशर भी हो सकता है या फिर पूरे मुल्क में जिस तरह की सिचुएशन है तो काफी जगह से ये वॉइस आती है। तो उन्होंने एक पार्लिमानी कमेटी बनाई थी 22 ऑफ द मेंबर्स इन नेशनल असेंबली, उनके मुख्तलिफ पार्टीज के। तो उन्होंने ये सोचा कि इस फोर्स कन्वर्जन के कुछ महरक़ात या उनके जो किस तरह के फैक्टर्स हैं जो उन्होंने, वो पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी जो है वो रिपोर्ट पेश की। लेकिन आप उस रिपोर्ट को देखें तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने जस्ट ये लिखा कि ये जो बच्चियां हैं इनकी स्टेटमेंट के बाद ये अपनी मर्जी से जाती हैं, या ऐसा कोई कन्वर्जन का इतना सीरियस इशू नहीं है। तो मुझे लगता है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको अभी और ज्यादा सीरियस तरीके से या सीरियसली इसको लेना चाहिए। क्योंकि जब आप ये देखें कि सिर्फ बच्चियां ही कन्वर्जन की तरफ जा रही हैं, बच्चे या ओल्ड एज या फिर उस तरह के लोग नहीं जा रहे हैं, तो ये एक सीरियस मैटर है कि सिर्फ बच्चियां, वो भी शादी के लिए कन्वर्ट होना एक बहुत अहम ये एक सवाल उठता है कि तो फिर अगर बच्चियों को अगर आप कन्वर्जन की तरफ जाते हैं तो लड़कों को भी अपनी इस तरफ आना चाहिए। अगर वो ट्रू मतलब अगर उसको हम इस्लाम से मुतासिर हों या फिर हम उस फेथ से मुतासिर हों, तो मेरे ख्याल में अगर मैं फेथ उससे मुतासिर हूँ तो मुझे भी मेरी एज ग्रुप के लोग भी उस तरफ आने चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उन बच्चियों को एक मेरी अपनी एक रिलेटिव हैं, एक 6 साल पहले वो कन्वर्ट हुई थी बच्ची, वो 16 ईयर्स ऑफ एज थी। लेकिन अब उसकी ये हालत है कि उसने उस वक्त तो ये कहा कि मैं वापस नहीं आऊंगी, लेकिन वो थर्ड मैरिज थी उसकी। अब वो घोटकी के एरिया में वो रहती है और उसके बाद ना माँ बाप से कभी मिलने दिया गया, ना उस बच्ची को उस पेरेंट्स से मिलने दिया गया। तो ये आफ्टर कन्वर्जन जो है वो पेरेंट्स से ना मिलना या उनसे कांटेक्ट करना, ये भी एक अहम इशू है। तो मैं समझती हूँ कि अगर इसको हम इस तरह लें कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, अगर किसी को इस्लाम से या उससे इन्फ्लुएंस है या उस फेथ को वो चाहता है कन्वर्ट करना, तो कोई ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए जिसमें हम एक लीगल वे से जो आपके बोस पर्सन हो या फिर आपके मोहतसिब आला या फिर आपका कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे उनकी एज भी बताई जाए और उनको ये बताया जाए कि आप इस एक कोई सनद दी जाए। जिस तरह के ये एक फेक सनद दी जाती है मुख्तलिफ मदरसों से, तो उनपे कोई चेक बैलेंस नहीं है, उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है कि ये किस मदरसे की सनद है। अगर मुझे कोई सनद देता है कि आपकी बच्ची जो है वो कन्वर्ट हो गई है, तो मैं उसको किस तरह से एक लीगली या एक ऑथेंटिक उस सनद को मानूं या उस सर्टिफिकेट को कि ये जो है इस्लाम कबूल कर चुकी हैं या कर चुका है। तो एक ये भी एक वैलिड मेरे ख्याल में होना चाहिए कि स्टेट जो है इसको भी यूसी लेवल पे या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऐसा कोई निजाम या ऐसा कोई प्रोसीजर होना चाहिए जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व हो, जिसमें कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो कि अगर कन्वर्जन की तरफ आ भी रहा है तो उसका एक लीगली कोई प्रोटेक्शन भी हो उसके पेरेंट्स के लिए भी और उस बच्ची के लिए कि आफ्टर मैरिज हाउ कैन शी लीव, वो किस तरह रह रही हैं या उसकी कंडीशन क्या है या उसकी हेल्थ किस तरह की है। तो उस पे भी मॉनिटर या वॉच नहीं होता है हमारा। तो उस बच्ची के जाने के बाद जो है वो किसी को मालूम नहीं होता है कि वो बच्ची वहाँ मौजूद है नहीं है, या वो कहीं माइग्रेट गई है या वो किसी और प्रोविंस चली गई है या वो किस जगह है। ये जो सवालात हैं ये उनके पेरेंट्स को कम से कम मालूम होने चाहिए ताकि वो एक एक सेल्फ या उनकी जो स्टीम है वो भी मुतासिर ना हो और वो थोड़ा सा डिग्निटी के साथ रह सकें कि हाँ हमारी बच्ची जो है वो महफूज हाथों में है। कन्वर्जन जो है वो एक अलग इशू है, लेकिन उनकी प्रोटेक्शन और उनकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल ट्रामा ये एक अलग बहुत अहम सवाल होता है। क्योंकि एक जब
पेरेंट्स के साथ ये हादसा होता है तो वो जिस कंडीशन से गुजर रहे होते हैं, तो आप यकीन करें कि उनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, उनकी पूरी सेल्फ, उनकी डिग्निटी, उनकी जो वहां रहने के लिए उनको लोगों के सवालात परेशान करना, वो सब कुछ उनके इस तरह का हो जाता है कि वो फिर कोशिश करके भी जो अपने आप को है ना सर उठा के वो नहीं नहीं जी चल पाते सकते हैं। माशरे में, वो नहीं चल सकते उस माशरे में अगर जहाँ पर ऐसा इंसिडेंट हो जाए। तो हमारे कल्चर के मुताबिक जो जी पाकिस्तानी कल्चर है उसमें पेरेंट्स बेचारे एक ऐसे ट्रॉमा में से चले जाते हैं कि जहाँ से शायद उनका बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता तो है। जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। आपने क्या, लेट मी मेरा क्वेश्चन ये आस्क था कि क्या वंस अगेन। स्टेट जिनका एक रिप्रेजेंटेटिव, एक मिनिस्टर ये कह रहा है कि एज की कोई हद नहीं है कबूल इस्लाम में, हत्ता पाकिस्तान सिग्नेटरी है चाइल्ड एंड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट पर, यूएन के, यस ईडा, यस। तो क्या ये कानूनी तौर पर गलत नहीं है जो पाकिस्तान कर रहा है? जी बिल्कुल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अगर हम देखें तो उसमें भी आपके 1 से 28 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ असेंबली उनको इंश्योर करते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि अगर आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया जाता है तो उसमें एज अगर आप की रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं या कहते हैं कि अंडर एज या माइनर जो है वो हो सकता है, तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा-सा उस तरह से देखना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटरफेथ एंड रिलीजियस अफेयर्स या जो आपके एनसीएचआर हैं या आपके जो इदारे कंसर्न हैं उस माइनॉरिटीज के इश्यूज को, उनको इस मैटर को बिल्कुल एक प्रॉपर वे में उनको चाहिए कि वो एक प्रॉपर वे में उसको लें। और अगर कोई इस तरह कहते हैं तो मैं समझती हूँ कि उसके बाद अगर हम ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि अगर हम हमारे बिलीव या हमारे फेथ डिफरेंट हैं या हम रिलीजन हमारा चेंज है तो उनके लिए कुछ और कानून हो और आपके मेजॉरिटी के लिए कुछ और कानून हो, तो मैं ये समझती हूँ कि ये हमारे लिए भी एक तरह से डिस्क्रिमिनेटरी होगा। तो इसको एक डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट भी समझा जा सकता है और इसको हम समझते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वेरी वैलिड पॉइंट आपका, बहुत बहुत वैलिड पॉइंट कि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ बन जाएगा और हमारे लिए एक आगे फ्यूचर में जिस तरह तौहीन मजहब का आया इशू और कई सालों बाद आज देखें कि वो किस इशू कितना हाई राइज है, इसी तरह ये भी हमारे आने वाले कल के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, हमारे बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो पसमानदगी में अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। तो इसके लिए कोई कानून साजी तुम नहीं कि पाकिस्तान को करनी चाहिए। रिसेंटली अभी 60 ऑफ द मेन एंड वुमेन आर कन्वर्टेड इन मातली डिस्ट्रिक्ट यस, डिस्ट्रिक्ट बदीन। वहां पे 60 के करीब लोग जो है वो कन्वर्ट हुए जी जी हैं। जी, शायद आपने ये खबर नजमानी ये साहब ने न्यूज सुना कन्वर्ट होगा। किया। जी जी, नजमानी साहब ने जी कन्वर्ट किया उनको। जी। तो ये इस तरह की जो मास उसमें मासेस में अगर ये चीज हो रही है तो मैं नहीं समझती कि आइंदा 50 सालों में यहाँ पे कोई भी हिंदू या कोई भी क्रिश्चियन रह जाएगा। नहीं अगर कोई इस तरह से आप मजहब को चेंज करवा सकते हैं या उसको बाय हुक या बाय क्रुक, तो वो जो चीज है वो मुझे लगता है कि हम लोग या तो माइग्रेट होने पे मजबूर होंगे, अगर नहीं हो सकते हैं तो आइंदा 50 सालों में मुझे लगता है कि यहाँ कोई भी गैर मुस्लिम नहीं रहेगा। अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, ये जो आपके फंडामेंटलिज्म या एक्सट्रीमिज्म को एक तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। ट्रू, आई एग्री विद यू, सर्टेनली एब्सोल्युटली एग्री विद यू। आप हुकूमत सिंध की ह्यूमन राइट्स कमेटी में भी हैं, एम आई राइट? जी जी। अच्छा, वहां या पर आप लोगों की कोई तजावीज तो होगी आपकी कमेटी की कि किस तरह इसको रोका जा सके, एटलीस्ट इसका पेस कंट्रोल किया जाए जिस पेस से ये बढ़ रहा है तेजी से इंसिडेंट। जी बिल्कुल, हमारी इसमें बहुत ही अभी हमने रिसेंटली प्रीवियस जो मंथ है उसमें हमने 2 कुछ खुली कचहरियां भी लगाई हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट शहदादपुर और लाड़काना में, जिसमें हमने जो है माइनॉरिटी जितने भी एक्टिविस्ट हैं या माइनॉरिटी जो विक्टिम हैं इस मुख्तलिफ केसेस में उनको हमने सुना है और उनसे हमने जो कंसल्टेशन भी की है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी हमने एज ए कमीशन जो है वो बातचीत हमारी
उनसे भी की है कि इसको रोकने के लिए आप जो है जो एज के जो कम उम्र की शादियां हैं उसमें चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट जो है उसको इंश्योर करें, क्योंकि अगर चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट जो है उसमें 18 ईयर एज है तो इससे भी बहुत बेहतरी आ सकती है, क्योंकि वो माइनर गर्ल होती हैं। तो अगर चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट को पुलिस जो है वो अपना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो अगर इंश्योर करती हैं तो इसमें बहुत अहम एक बेहतरी आ सकती है। दूसरी बात ये कि कम्युनिटी में एक तरह की अवेयरनेस ये कि एजुकेशन उनमें नहीं है या वो ये समझते हैं कि एजुकेशन उनमें नहीं है, तो वो भी एक फैक्टर है। तो बहुत जगहों पे वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कुछ इकदाम किए भी हैं डिस्ट्रिक्ट भोटकी में और डिस्ट्रिक्ट उनमें उन्होंने कंसल्टेशन के बाद पुलिस ने कुछ रिफॉर्म्स लाए हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह के केसेस जो है उनको देखा जाए और उनको अक्यूज जो है या किडनैपर हैं उनको, क्योंकि लारकाना में एक आरती का केस हुआ था उसमें उन्होंने फिर उनको अक्यूज को जो है वो जेल हुई थी। लेकिन ये कि इस तरह के अगर 2-3 और केस हो जाते हैं तो लोगों को ये फिर मैसेज जाएगा कि नहीं, आपके किडनैपर जो हैं वो जेल जा सकते हैं या उनको सजा आ सकती है या वो कानूनन जो है वो शिकंजे में आ सकते हैं कानून के। तो ये मैसेज फिर हमारी कम्युनिटीज में या एज ए हिंदू कम्युनिटी जाता है कि नहीं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो हमारे साथ हैं या फिर गवर्नमेंट हमारे साथ है। तो मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट जरूर कोशिश भी कर रही है, लेकिन इसको ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरे फेडरल और प्रोविंशियल लेवल दोनों को इसमें कोऑर्डिनेशन करना चाहिए और एक दूसरे पे इस मैटर पे, खास तौर पे फोर्स कन्वर्जन के मैटर पे एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए। और वहाँ के जो हमारे अक़लियती नुमाइंदगान हैं, जितने भी क्रिश्चियन हो या फिर हिंदू कम्युनिटी हो, वो आपस में मिल बैठ के इस पे कोई ऐसा लाए अमल बना सकते हैं जिसमें रिकमेंडेशन भी हो सकती है या रेजोल्यूशन भी ला सकते हैं कि जो फोर्स कन्वर्जन का इशू है उस पर रोक लगाई जा सके। ट्रू, बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल ट्रू। अब मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन करूंगा, वो थोड़ा सा पर्सनल नौयत का होगा। बहैसियत औरत आपके अपने आपको इस मुआशरे में जहाँ पर अबतरी इतनी फैली हुई है, क्या महफूज समझती? अब मैं क्वेश्चन ये करना चाह रहा था, बहैसियत औरत इस माशरे में जहाँ पर अबतरी इतनी फैले जा रही है, आप इतनी जाफशानी से लड़ती हैं इन केसेस को, क्या आपको डर नहीं लगता? जी पुष्पा। जी फारूक साहब, आपने क्वेश्चन, आपने सवाल किया था कि आपको डर नहीं लगता। जी जी। देखें, आज से 6 साल पहले मैंने सबसे पहले मियां मिठू के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया था प्रेस क्लब हैदराबाद में। वहां पे सबसे पहले मुझे यही एक थ्रेट आया कि आप ये प्रोटेस्ट कर रही हैं, शायद आपको मालूम नहीं है कि आप एक औरत हैं और आप फोर्स कन्वर्जन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो कल आप यहाँ नजर नहीं आएंगी, आपको मालूम नहीं है हम कौन हैं। पहले ही मुझे एक कॉल आ गया था। तो उस वक्त मैंने ये कहा कि देखें, वो तो बात की बात है कि मैं कहाँ होंगी और आप कहाँ होंगे, लेकिन ये कि मैं जो हूँ अपनी बेटियों के लिए या अपनी बच्चियों के लिए जरूर फाइट करूंगी। और अगर उस फाइट में अगर मैं चली जाती हूँ तो मेरे लिए शायद ये बहुत एक अच्छा एक मैसेज छोड़ जाऊंगी कि देखें, फाइट करने से ही आपको जो है आप कानूनी या फिर सोशली आप जीत सकते हैं। जब तक आप चीखेंगे नहीं या आप बताएंगे नहीं दुनिया को कि आपके साथ एक इनजस्टिस है, तब तक आप कैसे, आप दुनिया आपको या आपकी पूरी वर्ल्ड या आपका जो सोसाइटी है वो उसको मैसेज नहीं देंगे कि आप लड़ रहे हैं सिर्फ एक बेसिक राइट के लिए, कि आप आजाद हैं। जैसे कायदे आज़म की 11 अगस्त की तकरीर भी यही कहती है। 11 अगस्त को उन्होंने ये कहा था कि आप आजाद हैं, यू आर गो टू फ्री योर मॉस्क योर टेम्पल। तो हमने जो वो मैसेज हमारे जहनों में अभी तक है और उस जो मैसेज था उसको हम अभी तक अपने दिलों में यही बसा के बैठे हैं कि हम आजाद हैं। अगर इस मुल्क में हम आजादी
चाहते हैं तो हमें फाइट करनी पड़ेगी। तो डर भी लगता है कभी कभी, लेकिन अब जो है उस डर से आप निकल आए हैं। बिल्कुल सही कह रहे तो मैं समझती हूँ कि अगर जो डर गया ना वो मर गया। तो मुझे अब डर नहीं लगता है। और मेरे काफी उस जमाने में मुझे काफी थ्रेट्स भी आए थे, लेकिन मैंने फिर हार नहीं मानी। उसके बाद मैंने काफी प्रोटेस्ट किए थे फोर्स कन्वर्जन के खिलाफ, कराची में, हैदराबाद में और लाहौर में। और उस वक्त मुझे सिविल सोसाइटी ने बड़ा सपोर्ट किया था। हैं। तो अब भी आंख में जो है वो पानी भरकर लाया जा सकता है, और अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। जी फारूक साहब। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका ये जवाब, पहली तो बात। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके, इन चीज़ों को और समझने में और ये जानने में कि हमारे जो बहनें हैं वो सिंध में अपने हकूक के लिए, अपने हकूक के लिए भी खड़ी हैं और अपनी आने वाले कल के लिए भी खड़ी हैं। तो मुझे उम्मीद है, और इसीलिए मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ इस किस्म के, कि शायद कोई छोटी सी उम्मीद हमें मंजिल तक ले जाए और हमें इस मुसीबत से जो हमारे सरों पर आ गई है हमारी जान छुड़ाए। तो जी मैं आपको, आपके दीगर साथियों को जो इस पर काम कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत दुआओं में याद रखूंगा और उम्मीद करूंगा खुदावंद ताला इन तमाम की हिफाजत करे और उनको हमेशा खैर व आफियत से रखे। जी बहुत बिल्कुल। ये वी आर वेरी प्लेजर टू मीट एंड टू हियर यू थैंक यू। कि हम बहुत एक तरह से अगर सपोर्ट मिलती है या कोई हमारी वॉइस के साथ वॉइस अगर कोई मिलाता है, क्योंकि वी आर वॉइसलेस, अगर उनके साथ किसी की आवाज आती है तो मुझे लगता है कि हम जो हैं कभी ना कभी इस चीज से निकल आएंगे कि हम इस मुल्क में एक आजाद शहरी हैं, और एक आजाद पंछी की तरह हम भी कुछ हवा में और आसमानों में उड़ेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल जी ठीक कहा। जी खुदावन करे वो दिन आए जब बिल्कुल तमाम बेटियां, वो क्रिश्चियन हो, वो मुस्लिम हो, वो हिंदू हो, वो सिख हो, वो किसी भी मजहब से, उन तमाम को हमारी रियासत उनकी हिफाजत करे, क्योंकि बच्चे तो हमारे बिल्कुल सबके सांझे हैं। तो हमें कल बिल्कुल अपना बनाने के लिए अपने आज को बेहतर करना है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया और इट्स गुड Very, टू टॉक टू very यू। player and very nice to meet Saif साहब, फारूक साहब, and I'm very glad कि कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं, या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन भी मौजूद हैं जो हम अकलियत एक लफ्ज तो है, लेकिन हमारे साथ मिलके हमारी सपोर्ट भी करते हैं और हमारी एक तरह से हेल्प भी करते हैं। तो मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं समझती हूँ कि लीगली अगर हम फाइट कर सकते हैं, या कुछ लेजिस्लेशन में हम कुछ लाना चाहें, या पॉलिसीज लेवल पे अगर हम कुछ करना चाहें, तो मुझे लगता है कि इस फोर्स कन्वर्जन का हो सकता है कि नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आए या इसी गवर्नमेंट ने कुछ लेजिस्लेशन की तरफ आ जाए, तो मुझे लगता है कि इस फोर्स कन्वर्जन के इशू को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हम उस पर भी एक काम कर रहे हैं लेजिस्लेशन लेवल पे भी, कि कुछ माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल जो है, जो गवर्नर ने हमें वापस कर दिया था, वो दोबारा से उसको रिवाइज किया जाए। अगर उसकी शिक्कें किसी तरह से कुछ जो क्लाज हैं वो अगर इस्लामी नजरियाती काउंसिल में गई थी, अगर उनको नहीं समझ आ रही हैं, या उनको एक तरह से लीगली उसका वेटेज नहीं किया जा रहा, तो मैं समझती हूँ कि उसको रिवाइज करने की इस वक्त आजकल जो सिनेरियो है उसमें जरूरत भी है, और हमारी इस मौजूदा नीड भी है। मैं समझती हूँ कि उसको जो गवर्नर ने वापस किया था, माइनॉरिटी जो प्रोटेक्शन बिल था, उसको दोबारा से रिवाइज किया जाए या रिविजिट किया जाए। रिविजिट करें और नेचुरली अगर इसको प्रॉपरली एड्रेस किया जाए तो कौन सा मसला है जो हल नहीं हो सकता, तो वो खुद ब जी खुद विल होनी चाहिए। देयर इज अ विल एंड देयर इज अ वे। विल। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स नाइस टू टॉक यू पुष्पा जी। स्टे इन टच थैंक यू। और कीप इन टच। खुदावंद आपको महफूज हाथों में रखे। थैंक यू सो जी मच। खुदा, जी बिल्कुल, खुदावन से हमारे लिए भी ब्लेसिंग लीजिएगा, और ब्लेसिंग फॉर यू एंड ब्लेसिंग फॉर ऑल काइंड मैनकाइंड। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू। मच। अल्लाह हाफिज।